नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीए पार्ट 2 का सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम पहला यूनिट का डिस्कशन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से बना, उसकी इतिहास की तरफ चलेंगे, हिस्ट्री ऑफ। उसके बाद इवोल्यूशन, किस प्रकार से वो उसका विकास हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके लिए हम आगे चलेंगे। तो आज के इंटायर जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर टॉपिक। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दूसरा, हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास कैसे हुआ, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की इवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक an operating system can be defined as an interface between the user and hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरेक्टिव होने के लिए बनाया गया, यानी कि यूज़र जो है हार्डवेयर के साथ आसानी से इंटरेक्ट हो सके, इसके लिए अति आवश्यक जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कह सकते हैं कि एक जो सिस्टम होती है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नथिंग। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है या जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस मौजूद हैं, उन हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का और उन्हें सुचारू रूप से चलाने का जो जिम्मेदारी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हार्डवेयर किसी भी प्रकार से कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी सारी प्रोसेसेस होती है उनके लिए। रिसोर्सेस एलोकेशन, सीपीयू मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने सारे भी प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, सीपीयू मैनेजमेंट के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए। इस प्रकार से जितने सारे भी विभिन्न प्रकार के टास्क परफॉर्म होते हैं, इन सारे टास्क को परफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। An operating system is a software that manages the computer hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को हम मैनेज कर सकते हैं। द हार्डवेयर मस्ट प्रोवाइड appropriate mechanism to ensure that the correct operation of operating computer system and to prevent the user program from interface with the proper operation of the system। अगर यूज़र विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर एक यूज़र को हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया है, तो यूज़र को सबसे पहले उस एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर पर जाने की ज़रूरत पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर किसके अंडर इंस्टॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा। सपोज दैट मुझे एक प्रकार से कोई सी का प्रोग्राम टाइप करने के लिए दिया गया, या सी का प्रोग्राम मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वप्रथम मेरे सिस्टम में किसका होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के होने के तत्पश्चात ही मैं अपने सिस्टम में सी की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा। सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जो उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो मुझे कीबोर्ड के द्वारा अगर टाइप करना है, तो कीबोर्ड से टाइप करने के इंटरफेयर जो है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट ओनली कीबोर्ड, इसी प्रकार से अगर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर अटैच करना चाहते हैं या स्पीकर चाहते हैं या अनदर मच मोर, जितने सारे भी पेरिफेरल डिवाइसेस या हार्डवेयर है, उन सब को ऑपरेशन करेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए, यानी यूज़र को इंटरेक्टिव जो माहौल जो कह सकते हैं वो प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है और किस प्रकार के इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं बने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वप्रथम जितने सारे भी हमारे हार्डवेयर है सिस्टम के, उनके साथ पहले वेल कनेक्टेड हो जाए। देन आफ्टर यूजिंग दिस हार्डवेयर
वी कैन ऑपरेट द डिफरेंट ऑपरेशन। फिर उसके बाद इन हार्डवेयर की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट में भी डेटाबेस भी हो सकते हैं, इंटरनेट से भी हो सकते हैं, हम गेमिंग भी खेल सकते हैं। अब हमारे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो उस समय सॉफ्टवेयर की जो हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं सिस्टम के लिए। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं, उन हार्डवेयर को एक्टिवेट करने के लिए उनके जिसे हम ड्राइवर्स कह सकते हैं, उन सब को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में नाम से हम जानते हैं। तो वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। इस डायग्राम में हम देखते हैं, मुख्य रूप से इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सबसे पहले हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कौन हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं कौन सा? यूज़र किसका उपयोग करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग तो सिस्टम करता है, लेकिन यूज़र विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किसके द्वारा परफॉर्म करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर मान लो हम डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर वायरस गेमिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। MS वर्ड की पैकेज से लेकर MS ऑफिस के पैकेज से लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आर्किटेक्चर कैसे चलता है? पहला हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन इंटरेक्ट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपने विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको वो परफॉर्म करता है। नाउ अब हम चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टास्क होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित टास्क है, सपोर्ट करता है फॉलोइंग टास्क। सबसे पहला जो टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा फाइल यूजिंग एन एडिटर की सहायता से जो पहले से उपस्थित फाइल है उस फाइल में हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज न्यू फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नया फाइल क्रिएट करना तथा मौजूदा फाइल में किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है यूजिंग दी एडिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट एडिटर्स होंगे, उन एडिटर्स की सहायता से हम नया जो है फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पुराने फाइल को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सेस टू कंपाइलर फॉर ट्रांसलेटिंग द यूज़र प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर नो द बाइनरी नंबर, कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, परंतु यूज़र जो यूज़ करता है वह होता है सोर्स लैंग्वेज, जो सोर्स लैंग्वेज या यूज़र डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम उपयोग करते हैं। अगर हम उपयोग करते हैं जैसे सी का प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम 1 2 3 ABCD या स्पेसिफिक सिम्बॉल्स का हम यूज़ करते हैं, परंतु इसे कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज को। इन दैट सिचुएशन हमें किसकी ज़रूरत पड़ता है? कंपाइलर का। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर दैट ट्रांसलेट द यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। यानी कि हमारी जितनी सारी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, C++, जावा, VB.NET, इन सब को लैंग्वेज को जब यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज में ये होती है, इन लैंग्वेज को हमें
किसमें परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है? मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। और ये मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। दैट फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड ए लोडर प्रोग्राम टू मूव द कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड टू द कंप्यूटर मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर की जो कोई भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोग्राम आप परफॉर्म करें, उस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, इन दैट सिचुएशन जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के जो फाइल्स होते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर जो लिंक कराए रहते हैं, उन फाइलों को आपके करेंट फाइल में लोड कराने के लिए लोडर प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आपके जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, जो भी ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे लोड कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लोडर का। तो लोडर प्रोवाइड कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड रूटीन दैट हैंडल द डिटेल्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। आपको इनपुट आउटपुट के जितने सारे प्रोग्रामिंग्स हैं उनको भी हैंडल करने की जो फैसिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे जितने सारे भी टास्क हमें मिलते हैं उन सब को परफॉर्म करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। चाहे सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करने की बात आए, चाहे सिस्टम के ऑपरेशन को मैनेज करने की बात आए, चाहे कंपाइलर की बात आए, चाहे लोडर की बात आए, मॉडिफिकेशन की बात आए, क्रिएशन की बात है, एवरीथिंग जितने सारे भी प्रोसेस परफॉर्म होंगे अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके अंदर होंगे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होंगे। यानी ओवरऑल जो सिस्टम का मैनेजर जो होता है, दैट मैनेज द सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। नाउ अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास की तरफ चलते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बना और उस कैसे आगे बढ़ा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जब सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। द फर्स्ट कंप्यूटर डिड नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ईच प्रोग्राम वाज रनिंग ऑन दिस फर्स्ट कंप्यूटर हैड टू इंक्लूड ऑल द कोड नीडेड टू रन ऑन द कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर था उसमें किसी प्रकार के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने के कारण उसके जितने सारे भी प्रोग्राम्स थे उनको रन करने के लिए हमें ऑल कोड, जितने सारे भी उससे रिलेटेड कोड है, उन सब को इंक्लूड करना पड़ता था। अभी जब हम करते हैं तो सीधा सीधा प्रोग्राम लिखते हैं, उनसे रिलेटेड जो कोड्स होते हैं उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर जितने सारे भी कोड्स हैं उनकी बैकग्राउंड डिटेल को भी उस मशीन पर लोड करने की आवश्यकता पड़ती थी। Communicate with the connected the hardware and performance the calculation that the program was needed to perform। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए जितने सारे भी उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उन सब से रिलेटेड जो भी कोडिंग है सबको पहले हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ता था, सबको उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ता था। यह सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। दिस सिचुएशन मेड द इवन द सिंपलेस्ट प्रोग्राम बिकम द वेरी कॉम्प्लेक्स। छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता था। इन दैट सिचुएशन, इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ही देखते हुए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई। तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे जनरल मोटर के द्वारा 1956 में रन किया गया था IBM के सेंट्रल कंप्यूटर में। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में जनरल मोटर्स ने क्रिएट किया था और उसे IBM का जो सेंट्रल कंप्यूटर था उसमें उसको एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद 1960 में 1960 में IBM वाज द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टू टेक ऑन द टास्क टू डेवलप द ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM ने 1960 में जितने सारे भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर उनके द्वारा किए जाते हैं उनके लिए उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की परिकल्पना की और उसकी शुरुआत की, जो किस प्रकार से हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और उनसे रिलेटेड कंप्यूटर जो बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग कंप्यूटर जो बनेंगे उनके लिए उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक परिकल्पना की और उसको बनाने का बीड़ा उठाया।
इन 1960 में लाइनक्स का पहला वर्जन डेवलप हुआ। लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे पहले कहा जाता था, या अभी भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनोग रहते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ 1960 में। इसे पूर्णतः लिखा गया था सी लैंग्वेज में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया था। देयर वेरिएबल इज फ्री ड्यूरिंग द अर्ली ईयर, और इनके जितने सारे भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आप इंटरनेट पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए है ये। यूनिक्स इजीली टू अडॉप्ट ए न्यू सिस्टम इन क्विक अचीव वाइड एक्सटेंट से। यूनिक्स जो था इजी वे में जितने सिस्टम के जितने भी रिस्पॉन्स है हार्डवेयर से रिलेटेड, उन सबको ईजिली वो क्विक रिस्पॉन्स करके अचीव कर लेता था। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की परिकल्पना की गई, जिसमें पहला जो बना वो कौन सा था आपका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू IBM रिक्वेस्ट फॉर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन इट्स रेंज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PC। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का काम डेवलप किया, वो भी IBM के रिस्पांस पर। IBM के रिस्पांस पर उन्होंने IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की परिकल्पना की और उसके बाद उसके काम चालू किया। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट वॉज नॉट कॉल्ड विंडो। जो पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना उसे विंडोज़ नहीं कहा गया। अभी जितने सारे भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं सबको हम क्या कहते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वॉज कॉल्ड MS-DOS। उसे कहते थे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर्मली पहले IBM ने डेवलप किया था, बाद में उसे वेल डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, इसलिए उसके नाम के सामने DOS के सामने क्या लगा, MS। तो माइक्रोसॉफ्ट DOS इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का प्रथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, MS-DOS। इट वॉज बिल्ड इन 1981। इसे 1981 में बनाया गया था। व्हेन इट ब्रॉट द 86 DOS ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेटल द कंप्यूटर प्रोडक्ट एंड मॉडिफाइड टू मीट द IBM रिक्वायरमेंट। बाद में इसे IBM के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस और बदलाव किए गए। द विंडो नेम वॉज यूज इन 1985। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में विंडोज नाम दिया गया। व्हेन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वॉज क्रिएटेड एंड पेयर टू द जॉइंट विद द MS-DOS। 1985 में जब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने MS-DOS कि जो पेयर थे जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ किया, उसके बाद में इन्होंने उसके आगे की जो वर्जन्स आई MS-DOS की, उसके बाद उन्होंने उसका नामकरण क्या दिया, विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा पहला जो विंडो लॉन्च किया गया था विंडो 1.0। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला बहुत सारी दी, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय का माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट का। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विंडोज़ 98 लॉन्च किया, विंडोज़ XP लॉन्च किया, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अलग अलग वर्जन लॉन्च किए, जो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग फीचर्स के साथ लॉन्च किए गए। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर के लिए भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए, जैसे कि विंडोज़ सर्वर 2003, विंडोज़ सर्वर 2000। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कार्य के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट जो है IBM से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक चला। इसके अलावा जो एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हमने डिस्कशन किया वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो था फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो उसको, इजी टू आप डाउनलोड कर सकते हो। वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो उसका भी विकास धीरे धीरे आगे बढ़ते गया।
नाउ अब हम चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का किस प्रकार से विकास हुआ। हमने तो अभी पिछले जो स्लाइड था उसमें ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास कैसे बना, वो बनाना स्टार्ट कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस प्रकार से धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बढ़ते गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बढ़ने की जो कहानी है, जो इसकी इवोल्यूशन है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसमें सबसे पहला जो था ऑपरेटिंग सिस्टम वो था स्पैरल प्रोसेसिंग का। बाद में ये बढ़ा बैच प्रोसेसिंग की तरफ, बैच प्रोसेसिंग के बाद में बढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम की तरफ, फिर टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, फिर उसके बाद आगे मिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आगे ये बढ़ा। तो इसकी जो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था सिंगल सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो अर्लियर जो पहले की जो कंप्यूटर थी 1940 से लेकर 1915 की जो कंप्यूटर थे उनमें सब में इसका उपयोग किया जाता था। प्रोग्रामर इंटरेक्ट विद द डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। प्रोग्रामर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते थे। दोज मशीन इज कॉल्ड द मशीन दे डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो थे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। एवरी कंप्यूटर सिस्टम इस ए प्रोग्राम इन इट्स मशीन लैंग्वेज। जितने सारे भी कंप्यूटर थे उनके सारे प्रोग्राम किस में होते थे, मशीन लैंग्वेज में ही बनाए जाते थे। इसमें पंच कार्ड, पेपर टेप आदि का हार्डवेयर का उपयोग किया जाता था। तो ये पहला था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। वो उस प्रकार की सिस्टम थी जिसके सारे जो प्रोग्राम थे उनको इंक्लूड करना पड़ता था, ये उस प्रकार की थी। उसके बाद आया सिंपल बैच प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम बता दें कि ये जो सीरियल प्रोसेस जो था उसे हम सिंगल यूज़र भी कह सकते, एक एक करके एक एक यूज़ होता था। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग। अर्ली कंप्यूटर वेयर द वेरी एक्सपेंसिव, देयरफॉर इट वाज द इम्पोर्टेंट टू मैक्सिमाइज द प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन। जो सीरियल प्रोग्रेशन था जो पहला था उसमें यूटिलाइज करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। मैक्सिमम प्रोसेस का यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते थे। इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उसमें किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, और वो जो था उसमें उनके जितने प्रोग्राम के जितने भी रिलेटेड जो डेटा है उन सब को उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ती थी। द वेस्टेज टाइम ड्यू टू शेड्यूलिंग एंड सेटअप टाइम ऑफ स्पैरल प्रोसेसिंग इज़ अनएक्सेप्टेबल। जो स्पैरल प्रोसेसिंग की जो सीरियल प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो सीरियल प्रोसेसिंग को सेटअप करने में मच मोर टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। ये अनएक्सेप्टेड था, ये टाइम वेस्टिंग हो जाता था। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और डेवलप, इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसी चीज़ों के लिए हमने किसकी परिकल्पना किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की परिकल्पना किया और उसे डेवलप किया गया। तो बैच इज डिफाइन ए ग्रुप ऑफ जॉब विथ सिमिलर नीडेड। बैच का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जॉब। अब ये अलाउ करता है, बैच का मतलब 1 by 1। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू यूजर फ्रॉम द बैचेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को बैचेस में अलाउ करता था। कंप्यूटर एग्जीक्यूट ईच बैच सिक्वेंसली, प्रोसेसिंग ऑफ ऑल जॉब ऑफ द बैच प्रोसेसिंग कंसीडर देम द सिंगल प्रोसेस कॉल्ड द बैच प्रोसेसिंग। यहाँ पर बैच प्रोसेस के द्वारा गौर करने वाली बात यह है कि बैच प्रोसेसिंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैच प्रोसेसिंग को कहा जाता था, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो है 1 by 1 होता था, बस सीक्वेंस में। जैसे ही फर्स्ट यूजर का काम खत्म हुआ, दैट मीन्स द फर्स्ट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, देन द सेकेंड इज ऑटोमेटिकली इंटर हो जाता था। सेकेंड जो है, पहला प्रोग्राम अगर आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, पहले यूज़र का वर्क कंप्लीट हो गया, देन सेकंड यूज़र इंटर होता था। सेकंड का ख़त्म होने के बाद थर्ड आता था, थर्ड के बाद फोर्थ। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो एक बैच की तरह, एक सीक्वेंस में, एक सीरियल की तरह चलते जाता था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम, अब देखिए अभी तक हम किस में चल रहे थे, सिंगल यूजर में। अब किधर आ जाएंगे हम, मल्टीपल की तरफ आ जाएंगे, जहां पर एक समय पर एक साथ में मल्टीपल प्रोग्राम एक ही सिस्टम के अंदर किया जाएगा। बैच प्रोसेसिंग में एक समय में एक कंप्यूटर में केवल और केवल एक ही काम किया जा सकता था, लेकिन मल्टी प्रोग्राम का नाम क्या है कि मल्टीपल
एट ए टाइम मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी रन इन ए सिंगल सिस्टम। एक सिंगल सिस्टम में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम हम रन करा सकते थे। ए सिंगल प्रोग्राम कैन नॉट कीप द अर्लियर CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी टू ऑल टाइम। सिंगल प्रोग्राम से आप सारी चीज़ों को बिजी नहीं रख सकते थे, यानी कि CPU की यूटिलाइजेशन पूरा नहीं होता था। इन दैट सिचुएशन हम CPU की यूटिलाइजेशन भरपूर करना चाहते हैं, पूरी CPU का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए किसकी परिकल्पना की गई? मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की परिकल्पना की गई, जिसमें एक समय में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नेक्स्ट आया मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग। एक समय में एक सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम तो हो रहा था, परंतु फिर भी CPU की यूटिलाइजेशन पूरी नहीं होती थी। उसकी जो बची हुई जो शेड्यूल होती थी उसको हम क्या कर सकते थे? अब मल्टीटास्क भी परफॉर्म कर सकते थे। एट ए टाइम मोर देन वन टास्क, एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म इन सिंगल सिस्टम, उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक टास्क को एक सिंगल सिस्टम में जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग जो आया, मल्टी प्रोग्रामिंग डिड नॉट प्रोवाइड द यूजर इंटरेक्टिव विद द कंप्यूटर सिस्टम, वो इंटरेक्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा था, इसलिए द टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग लॉजिकल एक्सटेंशन टू द मल्टी प्रोग्रामिंग दैट प्रोवाइडेड बाय द यूजर इंटरफेस। देयर आर द मोर देन वन यूजर इंटरेक्ट द सिस्टम ऑन द सेम टाइम। यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया है कि एक सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग से एक से अधिक प्रोग्राम हो रहा है, फिर भी उसकी जो CPU यूटिलाइजेशन बच जा रही है, इसको यूज़ करने के लिए मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग की सहायता से एक मशीन पर एक साथ एक समय पर एक से अधिक यूज़र को इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। यानी कि अब हम किधर चले गए? मल्टी यूज़र की तरफ चले गए। अभी तक प्रोसेसिंग हमारा कैसे चल रहा था? सिंगल यूज़र, अब हम मल्टी यूज़र की तरफ चले। तो हमारा धीरे धीरे करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इवॉल्वेट हो रहा है, देखिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा आया जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो सिंगल यूज़र की तरह काम किया, बैच की तरह काम किया, उसके बाद आया कि आप मल्टीपल प्रोग्राम करा सकते थे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर उसके बाद में आया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक यूजर यूज कर सकते हैं और उसे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द टाइम शेयरिंग की सहायता से। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन आगे बढ़ते गया। इससे हम स्विचिंग कर सकते हैं एक CPU से दूसरे CPU में, डेटा को हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो जो जितने सारे भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सारी चीज़ हमारी धीरे धीरे दूर होती गई। CPU के जो डिफरेंट बाउंडेशन था वो ख़त्म हो गया। CPU बाउंडेड टू डिवाइड द डिफरेंट टाइम स्लॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूज़र इन ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर ऑफ यूज़र जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग CPU एक टाइम स्लॉट दे देता है, जिससे वो सारी चीज़ें सारे यूज़र जो है इंटरेक्ट हो सकते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम में अब मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र, ये सारी फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में अब आ गई। तो इस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि चला कहाँ से? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि उसके बाद चला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से, वहाँ से कहाँ तक आ गया अब? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक मशीन में एक साथ एक समय पर मल्टी प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है और मल्टी यूज़र भी एक साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये रहा हमारे आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री और उसके बाद देखा इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।